हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, बहुत समय पूर्व से हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड ज्ञान कोश, जहां पर हम प्रोफेसर डी डी शर्मा जी की पुस्तक उत्तराखंड ज्ञान कोश के वर्णों का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। कई सारे पार्ट्स आ चुके हैं जिनमें हमने अ से लेकर श से संबंधित वर्णों से संबंधित शब्दों का अध्ययन यहाँ पर किया है। अब देखिए हम इनके अंतिम पार्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट 2 पार्ट बचे हुए हैं। जो लास्ट सेकंड आज है उसमें हम देखेंगे 100 वर्ण से संबंधित शब्दों को। तो देखिए दोस्तों, इस पूरी सीरीज़ को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा उत्तराखंड के बारे में जानने को मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट उत्तराखंड ज्ञान कोश 100 वर्ण। यहाँ पर हमारा जो पहला शब्द है दोस्तों वो है संजेत। देखिए, संजेत किसी भी गांव के पास की वह ज़मीन होती है जहाँ पर गांव का प्रत्येक व्यक्ति गाय चरा सकता है और उसे जंगल के रूप में प्रयोग, लकड़ी लेने के लिए, ईंधन लाने के लिए जंगल के रूप में प्रयोग कर सकता है। मतलब संपूर्ण गांव के वालों का अधिकार उस ज़मीन पर होता है। उस ज़मीन को उत्तराखंड में संजेत कहा जाता था। अगला शब्द है सदाव्रत। सदाव्रत सदाव्रत देखो, ये जो ये सदाव्रत है, ये शब्द गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित था। होता क्या था कि परमार शासकों के समय में गढ़वाल क्षेत्र में वो भूमि जो कि मंदिरों या कुछ ऐसे मतलब जो मंदिरों को दान में दी जाती थी या कुछ ऐसे संगठनों को दान में दी जाती थी, जो उस भूमि का प्रयोग यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों के भोजन और रहने की व्यवस्था के लिए करते थे। जैसे आपने देखा होगा काली कमली की वो होती हैं जो धर्मशालाएँ, इस टाइप की धर्मशालाएँ उस टाइम होती होंगी जब केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर लोग आते होंगे। सड़कें नहीं होती होंगी, जंगल बड़े बड़े बिहड़ होते होंगे, तो उस यात्रा की व्यवस्था, यात्रियों के लिए व्यवस्था करने के लिए सदावत भूमि को दान में दिया जाता था और इस भूमि से प्राप्त राजस्व का प्रयोग इसलिए किया जाता था। किस लिए? तीर्थयात्रियों की भोजन व रहने की व्यवस्था के लिए। अगला है सप्तेश्वर देवालय। तो सप्तेश्वर देवालय देखिए एक प्रसिद्ध देवालय है उत्तराखंड का और चंपावत जिले में स्थित है सप्तेश्वर देवालय। अगला शब्द है सपादलक्ष। देखिए दोस्तों, सपादलक्ष कहा गया है टोंस से लेकर काली तक के क्षेत्र को। टोंस नदी और उससे काली, टोंस नदी जो कि हमारी पश्चिमी सीमा पर है और काली नदी जो कि हमारी पूर्वी सीमा पर है। पूरे उत्तराखंड की बात हो रही है। इन दोनों नदियों के बीच बसा है पूरा उत्तराखंड और इसी क्षेत्र को कहा गया है सपादलक्ष। तो देखिए, सपादलक्ष या 1.25 भी से कहा गया है, तो इस हिमालयी क्षेत्र को सपादलक्ष कहा गया है। तो आ सकता है कि उत्तराखंड का प्राचीन सपादलक्ष क्या है, तो सपादलक्ष उत्तराखंड का प्राचीन नाम है क्योंकि इसमें सब कवर हो रहा है, टोंस से काली तक का क्षेत्र। अगला शब्द है समसू। समसू की बात करें तो उत्तरकाशी में जो हरकी-दून क्षेत्र है वहाँ पर एक देवता प्रचलित हैं या लोकप्रिय हैं जिन्हें हम सोमेश्वर के नाम से जानते हैं। वहीं उन्हें ही लोकल में समसू कहा जाता है, जो जिसे दुर्योधन का रूप माना जाता है। अगला शब्द है सयाना। सयाना देखिए, मध्यकालीन उत्तराखंड में राजस्व वसूलने वाले एक पद का नाम आपने सुना होगा जिसे हम कहते थे पदान। तो पदानी के समान होता है सयाना। ये इसका कार्य होता था मध्यकालीन उत्तराखंड का राजस्व वसूलना। ठीक है। अगला शब्द है सहस्त्रताल। तो सहस्त्रताल एक ताल है उत्तराखंड का प्रसिद्ध और स्थित है टिहरी जिले में। अगला जो शब्द है वो है सातों आठों। तो सातों आठों एक उत्सव होता है। होता क्या है कि कुमाऊं के जो पूर्ववर्ती क्षेत्र है पिथौरागढ़ का, तो उसमें ये उत्सव मनाया जाता है। भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी अष्टमी होती है उन दिनों में ये सातों आठों त्यौहार मनाया जाता है। तो देखो, सप्तमी अष्टमी सातों आठों, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है सारी या सार। सारी या सार उत्तराखंड में एक प्रयुक्त एक शब्द है। यहाँ पर क्या होता है कि वो कृषि योग्य भूमि जो समतल होती है और सिंचाऊ होती है और उपजाऊ भी होती है, उसे सारी कहा जाता है या सार कहा जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि उत्तराखंड में कई सारे गांवों के नाम सारी होते हैं। वो उस भूमि के नाम पर पड़े हुए हैं जहाँ पर ज़मीन थोड़ा हल्की सी समतल, ठीक ठाक समतल है गाँव के हिसाब से, और सिंचित है या और सिंचाई की व्यवस्था है और वो उपजाऊ भी है, इसलिए उसको सारी या सार कहा जाता है। और उन गाँवों के नाम भी ऐसे ही पड़ जाते हैं जिनको हमने बहुत नाम मैंने सुने हैं इस नाम के, सारी नाम के बहुत गांव देखे हैं या सुने हैं। अगला जो शब्द है वो है सीकदार। देखिए, जो मल्ल शासक होते थे कुमाऊं में, खासकर पिथौरागढ़ की तरफ हम देख सकते हैं, वहाँ पर मल्लों का शासन रहा। तो मल्ल शासकों का मध्यकालीन जो भू व्यवस्था से संबंधित अधिकारी होता था, जो उनकी भू व्यवस्था की देख रेख करता था, वो होता था सीकदार। अगला शब्द है सिद्ध महादेव। तो ये एक देवालय है और ये देवालय स्थित है नैनीताल में। अन्य जो शब्द है वो है सिमार। देखिए, सिमार की बात करें तो सिमार
सीमार उस भूमि को कहा जाता है जहाँ पर जल मौजूद होता है, जल या दलदली क्षेत्र होता है, मतलब वहाँ पर भूमि में जल की उपस्थिति होती है और वो दलदली होती है। लेकिन जबकि हम देखते हैं कि दलदली जो भूमि होती है वो कृषि के लिए बहुत उन्नत होती है, वहाँ पर अच्छी कृषि होती है, धान बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो सीमार है वहाँ पर कृषि योग्य नहीं होती है, वहाँ पर कृषि नहीं होती है, मतलब वहाँ पर कोई भी अनाज नहीं उगता है अच्छे से, तो वो भूमि है सीमार। अगला शब्द है सिरतान। सिरतान की बात करें तो एक किसान का एक रूप है थातवान, जो ज़मीन का मालिक होता है। तो वो जो थातवान होता है वो अस्थायी रूप से जब किसी किसान को अपने ज़मीन पर रखता है या किसी को अपने ज़मीन का कृषक बनाता है अस्थायी रूप से, उसे वो कोई भी हटा सकता है, तो उसे कहा जाता है सिरतान। अगला जो शब्द है वो है सिरती। सिरती की बात करें तो जो सिरतान किसान होता है वो अपने भूस्वामी, मतलब जो थातवान होता है, उसको जो राशि देता है, मतलब अपने खेती करने के एवज में जो उसे देता है ना, तो उस राशि को कहा जाता है सिरती। अगला शब्द है सीकरा। तो देखिए सीकरा क्या होता है कि चंद शासन में क्या होता था कि जिन पशुओं को मांस के परिप्रेक्ष्य मांस के लिए पाला जाता था, मतलब उनका मांस खाए, जैसे बकरे हो गए, तो ऐसे ऐसे कई सारे अन्य पशु जिनको मांस के लिए प्रयोग किया जाता था, तो उन पशुओं का जो बाड़ा होता था, उस बाड़े का जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था सीकरा। अगला शब्द है सीतावनी। सीतावनी एक क्षेत्र का नाम है जो कि स्थित है नैनीताल में। ये वाल्मीकि आश्रम और कहते हैं कि सीता के जो जहाँ से वो मतलब सीता से संबंधित ये स्थान है। अगला शब्द है सीराकोट का किला। सीराकोट का जो किला है वो डीडीहाट में स्थित है और डीडीहाट क्षेत्र में स्थित है और डीडीहाट पिथौरागढ़ में स्थित है। तो सीराकोट का किला किस जिले में स्थित था, तो वो था पिथौरागढ़ में। अगला शब्द है सिलोग। सिलोग की बात करें तो जौनसार बाबर की एक लोकगीत प्रथा है सिलोग। अब सिलोग में क्या होता है कि वीरों के ऐसे गाने गाए जाते हैं, लेकिन इसमें अंत में वो होता है कि एक बार टुकड़े टुकड़े में गाने को गाने के बाद लास्ट की लाइन को लंबा खींचते हैं, तो इसलिए ये एक प्रथा है, लोकगीत विधा है, प्रथा नहीं विधा ही यहाँ पर होना चाहिए था। अगला जो शब्द है वो है सूपताल। तो सूपताल की बात करें तो सूपताल झलताल नाम से एक ताल यहाँ पर स्थित है और वो जिला है चमोली। चमोली में स्थित एक ताल है सूपताल झलताल। अगला जो शब्द है वो है सुरकंडा देवी। तो सुरकंडा देवी का प्रसिद्ध सिद्धपीठ या मंदिर स्थित है टिहरी जनपद में। अगला शब्द शुरिंग दामो। शुरिंग दामो देखिए पूर्वी सौका समाज का एक मृतक संस्कार है। इसमें होता क्या है कि मृतक संस्कार के बाद कुछ लोग नृत्य करते हैं तलवार और ढाल लेकर। ये एक रस्म है यहाँ पर मृतक आत्मा को स्वर्ग तक पहुँचाने के लिए, तो इसे हम कहते हैं शुरिंग दामो। अगला है सूर्यप्रयाग। सूर्यप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलसतरंगिणी का संगम है। अलसतरंगिणी वही नदी है जिसे लस्तर कहा जाता है और उसका और मंदाकिनी का संगम है सूर्यप्रयाग, रुद्रप्रयाग से कुछ पीछे, तो उस स्थान को सूर्यप्रयाग कहा जाता है। अगला शब्द है सेनापानी। सेनापानी की बात करें तो सेनापानी जो स्थान है वो है नैनीताल जिले में और प्रसिद्ध इसलिए है कि यहाँ पर एक जंगल में कुछ बौद्ध स्तूपों के खंडहर मिले हैं जिनकी कलाकृतियाँ बहुत और जो हमारे प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप हैं उनसे मिलती जुलती है। अगला है सेमुखीम। देखिए सेमुखीम नाग देवता को समर्पित एक देवालय है और टिहरी जिले में स्थित है। अगला शब्द है सेरा। सेरा की बात करें तो ऐसी कृषि भूमि जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो उसे कहा जाता है सेरा। और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सेरा जिस क्षेत्र के लिए भी किस क्षेत्र के लिए सेरा का प्रयोग होता है वहाँ पर अच्छी खेती होती है या अच्छा अनाज उगता है, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। या चौड़े चौड़े जो खेत होते हैं समतल में उन्हें भी सेरा कहते हैं। अगला शब्द है सेलकू उत्सव। सेलकू उत्सव देखो भागीरथी घाटी जो उत्तरकाशी है वहाँ पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है सेलकू उत्सव। अन्य शब्द है सेलखनिया। सेलखनिया की बात करें तो चंद शासन में सेल खाने का जो अधीक्षक होता था उसे कहते हैं सेलखनिया। अब सेल खाना क्या होता है, तो सेल खाने का अर्थ है जहाँ पर उन चीज़ों को रखा जाता है, मान जैसे गोला बारूद हो गया या जो विस्फोटक सामग्री होती है उसे कहा जाता है सेल खाना और उसके अधीक्षक को सेलखनिया। अगला शब्द है सेवा विवाह। सेवा विवाह देखिए बोक्सा जनजाति की एक विवाह प्रथा है। इसमें क्या होता था कि जैसे हम कन्या मूल्य वधु मूल्य आपने सुना होगा, वधु मूल्य दिया जाता था कन्या के माँ बाप को, तो इसमें मूल्य नहीं दिया जाता था, इसके एवज में कन्या के माँ बाप की सेवा की जाती थी वर के द्वारा, तो यही था सेवा विवाह। अगला शब्द है शैण। देखिए शैण का मतलब होता है समतल। तो पहाड़ों के मध्य का जो समतल भूभाग होता है उसे शैण कहा जाता है। जैसे दो पहाड़ों का बीच का जो क्षेत्र होता है और समतल होता है उसे शैण कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा
एक नॉर्मल नाम है गैरसैंण। तो गैरसैंण भी, सैंण जो उसके पीछे लगा है वो इसी को दर्शाता है। अगला जो शब्द है वो है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग की बात करें तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और सोनगंगा का संगम है। कहाँ पर यह है? तो यह है सोनप्रयाग में, जो कि केदारनाथ जाने वाले मार्ग में स्थित है, जहाँ पर मंदाकिनी नदी आती है चौराबाड़ी ताल से, और सोनगंगा या काली गंगा जिसे कहते हैं ये आती है बासुकी ताल से। तो वहाँ पर स्थित है सोनप्रयाग। अगला शब्द है सोमनाथ का मेला। सोमनाथ के मेले की बात करें तो अल्मोड़ा में मासी नामक स्थान पर लगता है सोमनाथ का मेला। और देखिए पशु विपणन के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था ये मेला। अगला शब्द है सोमेश्वर। सोमेश्वर की बात करें तो अल्मोड़ा में एक घाटी है, सुंदर सी घाटी है सोमेश्वर घाटी। अगला जो शब्द है वो है सौर। तो देखिए सौर दोस्तों, सौर कहा जाता है या इतिहास में कहा जाता था पिथौरागढ़ के क्षेत्र को। पिथौरागढ़ का वो क्षेत्र जहाँ पर आज का पिथौरागढ़ शहर बसा हुआ है, उसके आसपास का क्षेत्र, उसे सौर कहा जाता था। तो वही क्षेत्र है सौर। अगला है सौड़। तो सौड़ की बात करें तो नदी के तट पर उठा हुआ क्षेत्र जहाँ पर बसावट होती है उसे सौड़ कहा जाता है। नदी के तटों पर जो उठा हुआ ठीक ठाक क्षेत्र होता है जहाँ पर बसावट रहती है, अच्छे खेत रहते हैं, तो उसे सौड़ कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा चिन्याली सौड़, कलिया सौड़, तो ये वही क्षेत्र हैं जो नदी के साइड से उठे हुए रहते हैं उनके तटों पर, और बसावट यहाँ पर रहती है। अगला जो शब्द है या अंतिम जो आज का शब्द है वो है श्यालपाती उत्सव। तो देखिए श्यालपाती या श्यालपाती उत्सव की बात करें तो जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक उत्सव है श्यालपाती उत्सव। यहाँ पर क्या किया जाता है कि नंदा देवी को मानते हैं कि नंदा देवी को जब बुलावा भेजते हैं उन्हें, वो उनके अपने मायके आती हैं, मायके में आके जब वो विदा होती हैं, तो इस सारी प्रोसेस को दिखाता है ये उत्सव। और इसी की खुशी में इसी के खुशी में ये मनाया जाता है श्यालपाती उत्सव चमोली ज़िले में। तो ये थे हमारे आज के शब्द। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड ज्ञानकोश आपके नॉलेज में बहुत सारी वृद्धि भी करता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड ज्ञानकोश का अध्ययन करना। अब हम लाएंगे उत्तराखंड ज्ञानकोश का अंतिम पार्ट। इस सीरीज़ को हम यहाँ पर ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आप अगर कभी भी इस सीरीज़ को देखेंगे तो इसे पूरा देखना, जिससे कि आपको उत्तराखंड के बारे में बहुत सारा नॉलेज प्राप्त हो। धन्यवाद।